Hello friends, this is Rani Gupta and welcome back to Civil Adda 247. एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी घटना चक्र विशेषांक का ये पार्ट 19 है और इस पार्ट में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। क्लियर है? मैं बता दूं ये जो पार्ट 19 है हमारा वो बेसिकली किस मैटर पे डिपेंड कर रहा है, किस मतलब कौन सा इसमें कौन सा पार्ट होगा, कौन से चैप्टर्स में इंक्लूड किए जाएंगे। तो जो आपका ऊर्जा संसाधन है, जितने भी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वो नवीकरणीय हो अनवीकरणीय हो, उनके रूप में हम इसमें बात करेंगे। इसके अलावा जो जैव ईंधन के रूप में होते हैं, यूज़ होता है हमारा जीवाश्म ईंधन के रूप में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो उस चैप्टर से रिलेट होंगे ये 30 क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये सारे ही 30 क्वेश्चन हम उसी चैप्टर से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो ये चैप्टर है जिसमें हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के रूप में। तो यदि हम बात करें तो प्रकृति में जितने भी कार्य होते हैं वो सभी किससे संचालित होते हैं? एनर्जी से संचालित होते हैं। ठीक है, ऊर्जा से संचालित होते हैं। और ये जो ऊर्जा है हमें वो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संसाधन दो रूप में हो सकते हैं, एक तो नवीकरणीय और दूसरे अनवीकरणीय। ठीक है ना? नवीकरणीय क्या होते हैं? नवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जिन्हें हम पुनः नया करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? जिन्हें बहुत मुश्किल होती है या बहुत रेयर होते हैं उन्हें प्राप्त करना, या फिर नहीं भी प्राप्त किया जा सकता। जैसे हम बात करें कि पृथ्वी में लाखों करोड़ों वर्ष के पहले वहाँ पर जो प्लांट्स दबे हुए हैं, जो पेड़ पौधे दबे हुए हैं, जीवाश्म दबे हुए हैं, उनका उपयोग आज हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में। ठीक है ना? तो वो सब किस में आ जाते हैं? अनवीकरणीय में, क्योंकि अब हम वो जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है ना? तो ये सब क्या हो जाते हैं? जीवाश्म ईंधन आपके अनवीकरणीय स्रोत आते हैं। लेकिन नवीकरणीय को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस। इसके अलावा कचरे से जो बनी ऊर्जा होती है वो ज्वारीय ऊर्जा। तो ये सभी क्या है? नवीकरणीय स्रोत हैं आपके। तो इस चैप्टर पे ये आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि नवीकरणीय स्रोत कौन सा है ऊर्जा का। तो यहाँ पे देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। नवीकरणीय मतलब जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय मतलब जिन्हें प्राप्त करना मुश्किल है या फिर नहीं भी प्राप्त कर सकते। जैसे देखिए, यहाँ पे जो कोयला है उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के बाद आते हैं। ठीक है? वहीं अगर हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा की, तो नाभिकीय ऊर्जा भी क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है? तो इसका भी प्राप्त करना इतना वो नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा। फिर थर्ड है आपका पेट्रोल, ये भी प्राप्त करना सरल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। ठीक है ना? सौर ऊर्जा हो गई, पवन बिजली ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा, जो इतनी सारी ये इसमें आती है एनर्जी, वो सब किसमें है? आपके नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। क्लियर है ना? और जो सौर ऊर्जा है वो कभी नहीं समाप्त होती है। दूसरा, ये प्रदूषण रहित ऊर्जा है। ठीक है ना? और ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। ठीक है? क्योंकि ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है, तो इसमें हमें कुछ भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें ये कब प्राप्त होंगी, कितने टाइम बाद इसमें हमें ये मिलेगा इसका आउटपुट। तो इसलिए ये सबसे अच्छा स्रोत भी है, और ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण भी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? पौधे के वे उत्पाद जो लाखों हजारों करोड़ों वर्षों के करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे पड़े होते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो कोई इंसान हो। ठीक है ना? तो उनके जीवाश्म जब हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो हम उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है? और ये जीवाश्म ईंधन अगर हम वर्तमान में बात करें तो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है? लेकिन ये क्या है? अनवीकरणीय है, क्योंकि इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हीं को हम चाहे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, तो ये सब क्या आ जाते हैं? आपके अनवीकरणीय और जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनियम। ठीक है ना? यूरेनियम किसका स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है। ठीक है? नाभिकीय ऊर्जा जो हम उत्पन्न करते हैं,
नाभिकीय ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है उसमें ये रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होता है। क्या? यूरेनियम। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं ABCD करके। तो इसका कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम? यूरेनियम का। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। ठीक है, मतलब कौन से देश की ये पहल है ये पूछ रहे हैं। तो ये जो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक है, तो ये जो पहल है वो है USA की, यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है ना। और इस पहल के तहत विश्व के स्तर पे 17 लक्ष्यों को रखा गया है। कितने? 17 सस्टेनेबल गोल को रखा गया है। इनके माध्यम से क्या करेंगे? इन गोल के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो आगे लेकर जाएंगे। उनके तहत जिन चीज़ों का प्रोटेक्शन करना है, जिनका संरक्षण करना है, और कुछ ऐसे लक्ष्य हैं उसमें, जैसे मैं बता दूं कि 17 लक्ष्य रखे गए हैं, इसमें जो 7वें नंबर का लक्ष्य है, जो 7th नंबर का इसमें जो गोल डिसाइड किया गया है वो ये है कि वर्ष 2030 तक, कब तक? 7वें नंबर के लक्ष्य में क्या रखा गया है कि वर्ष 2030 तक जो विश्व में वैश्विक ऊर्जा है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को और बढ़ाएगा और सस्ता करेगा और उसे और विश्वसनीय बनाया जाएगा। ठीक है ना। आधुनिक ऊर्जा सेवा तक उसे जो उसकी सार्वभौमिक पहुंच है वो सुनिश्चित कराए जाने की बात कही गई है इसमें। तो मतलब ये है कि 17 गोल में से जो 7 नंबर का गोल है वो किसके बारे में बात करता है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है उसे बढ़ावा देना, उसकी हिस्सेदारी बढ़ाना, उसे और अधिक सस्ता करना। ठीक है। इसी के चलते यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 से 2024, 2014 टू 2024 को सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है। ठीक है। कौन सा दशक घोषित किया है? सतत ऊर्जा दशक। तो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कि सतत ऊर्जा दशक क्या है, किस देश की किसकी पहल है। तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को और अधिक बढ़ाने की बात कही है इसमें। ठीक है ना। और इसके अलावा जो 2014 से लेकर 2024 का दशक है वो किसके बारे में बात करता है? वो है सतत ऊर्जा दशक। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट तो जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, चाहे वो कच्चे तेल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, है ना, चाहे वो कोयला हो, जिनसे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे जीवाश्म ईंधन जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, यदि वो समाप्त हो जाएंगे तो एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही हम ऊर्जा संकट कहते हैं। ठीक है ना। क्या है ऊर्जा संकट? कि ऊर्जा प्राप्त कराने वाले जितने भी संसाधन हैं, जैसे कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इन सभी जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जब हम धारणीय विकास की बात करते हैं, धारणीय विकास में एक गोल यहाँ पे ऊर्जा के रूप में होता है जिसमें हम अनवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो अब इस दृष्टिकोण से जहाँ पर एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहे, जहाँ पर हमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आए, सस्ता रहे, उसके अलावा विश्वसनीय रहे, रिलायबल रहे। ठीक है। तो ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो विश्वसनीय हो, जो सस्ता हो, जिसे और अधिक हम बढ़ा सकें, जिसकी सभी तक पहुँच बहुत इजीली हो। ठीक है। जिनकी सभी तक पहुँच क्या हो? बहुत सार्वभौमिक पहुँच जो हो वो सुनिश्चित हो। ठीक है। तो वो ऊर्जा सबसे अच्छी है। तो यही बोल रहे हैं कि धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का कौन सा स्रोत सबसे अच्छा है? देखिए, कोयला की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये जो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्या है? सेफ नहीं है। ठीक है। प्रोटेक्शन जो एनवायरनमेंट हमारा प्रदूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। दूसरा ये क्या है? अनवीकरणीय, मतलब इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। खनिज तेल और गैस के साथ भी यही है कि ये जलने पर ज़्यादा एनवायरनमेंट को, मतलब हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। और दूसरा ये भी क्या है? अनवीकरणीय है।
उसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा है वो भी एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल हानिकारक है ये, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? जल विद्युत का। क्लियर है? यहाँ से एक और बात मैं बता दूं आपको जल विद्युत से, कि 2018 का जो सर्वे हुआ था उसमें ये जो भी सर्वे हुआ है दिसंबर 2018, इसकी रिपोर्ट 19 में आई थी। उसमें ये हुआ है कि जो आपका सौर पवन, ठीक है, जो सौर पवन है, माफ कीजिएगा, जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, और जो विद्युत ऊर्जा है मतलब जल विद्युत, ठीक है ना, या हम इसे पन बिजली भी कहते हैं। तो इन चारों, अब चूंकि ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत हैं, है ना, ऊर्जा के, तो इन चारों से कुल स्थापित क्षमता का लगभग जितनी हमारे यहाँ पे मेगावाट जो बिजली उत्पन्न की गई है उसमें कुल, मतलब इन सभी का योगदान टोटल मिला करके 21.21% था। ठीक है ना, 21.21%। इसके अलावा जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है, इनके अलावा जितनी भी ऊर्जा प्राप्त हुई है हमें, 79% वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो ही है अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों से। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये कम तो है, लेकिन एनवायरनमेंट की दृष्टिकोण से देखा जाए, सस्टेनेबल दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये सब क्या है, सबसे अच्छा साधन है। और इन चारों में भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और विद्युत ऊर्जा, इन चारों में की भी बात करें तो अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा जो योगदान था वो पवन ऊर्जा का था। ठीक है ना, लगभग इससे पवन ऊर्जा से लगभग आपको 35,138 मेगावाट के बराबर इसकी हमें इसकी ये प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, देखते हैं आगे। निम्नलिखित में किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? तो यहाँ पे देखिए, बायोमास शक्ति, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा, पवन शक्ति, इनमें से कोई नहीं है। देखिए 2014, ये CGPSC 2015 का क्वेश्चन है और ये 2014 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें 2018 की, अभी मैंने जैसे बताया आपको, तो जो आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, इसके अलावा जो विद्युत जल विद्युत है, तो इन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन टोटल मिला करके जितना भी हमारे यहाँ पे मेगावाट बिजली बनी, उसका 21% इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का था। ठीक है ना, और इसमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका था? पवन ऊर्जा का था, लगभग 35,138 मेगावाट। क्लियर है? लेकिन ये अभी 2018 की बात है, ये 2014 में नहीं था ऐसा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है 2014 में जो जिसकी क्षमता देश में सबसे ज्यादा रही हो। तो इन्होंने आंसर क्या माना है? ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अब देखिए यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, हम कोयला को नया करके प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये क्या है? अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बायोमास, बायोमास क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि प्राकृतिक जो प्रोसेसिंग होती है उसके तहत हमें प्राप्त होती रहती है। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय पन बिजली, बायोमास, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वही मिट्टी का तेल क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे अगला ये लिखा है कि कौन सी जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। अब चूंकि यहाँ पे जैविक मात्रा में उपयोग की बात की गई है, तो आप खुद से सोचिए कि क्या परमाणु ऊर्जा का उपयोग जैविक रूप में किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, भू ऊष्मीय ऊर्जा भी जैविक रूप में उपयोग नहीं होती। देखिए, सबसे बात करते हैं सौर ऊर्जा की। यदि कभी क्वेश्चन लिखने को भी आता है कि सौर ऊर्जा के उपयोग बताइए, तो आप यहाँ पे इजिली बता सकते हैं कि सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकाश जो है उसका उपयोग क्या करते हैं पौधे? फोटोसिंथेसिस के रूप में करते हैं, अपना भोजन बनाने के रूप में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही आप इसके प्रयोग में लिख देंगे कि जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा है, जिसका प्रयोग पौधे फोटोसिंथेसिस के रूप में अपना भोजन बनाने के रूप में करते हैं। ठीक है, इसमें एक टेक्निक होती है फोटोवोल्टेइक टेक्निक, फोटोवोल्टेइक टेक्निक। इसके द्वारा सूर्य क्या करते हैं, जो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसे सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी टेक्निक है? फोटो वोल्टेइक टेक्निक। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा फोटो वोल्टेइक, बार बार यहाँ पे बोल दे रही हूँ।
ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का एक विशिष्ट रूप है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी नहीं होती है और इससे हम लघु सिंचाई परियोजना के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है। हमें जो हम एनर्जी बनाते हैं उससे हमें जो प्राप्त होती है उसमें जल की आपूर्ति भी होती है, गर्म जल की आपूर्ति होती है। ठीक है। सोलर कुकर इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं। कृत्रिम उपग्रह जैसे मंगलयान में इसका उपयोग किया गया था, यदि आपने पढ़ा है इसके बारे में तो। सौर चिकित्सा मतलब सन थेरेपी भी होती है। तो कई रूप में जैविक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? अभी मैंने बताया कि जो सौर ऊर्जा है वो सबसे बड़ी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में उपयोगी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, ये हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है, ये कभी नहीं समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए कभी नहीं समाप्त होने वाली। दूसरा, पॉल्यूटेड फ्री होती है, मतलब पॉल्यूशन फ्री होती है, प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है और ये सबसे बड़ा क्या होती है? संग्रहगार होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल होगा? पर्यावरण के अनुकूल ऑप्शन देख लीजिए, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, वन उत्पाद अर्थात लकड़ियां और उनके जलने से हमें पर्यावरण को हम मतलब हानि होगी, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल। सौर सेल मतलब सौर बैटरी जिसे फोटो वोल्टेइक प्रभाव के द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर सबसे पहले देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर सेल। ठीक है ना। सौर सेल क्या है? सौर सेल को ही हम क्या बोलते हैं? सौर बैटरी। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट के मतलब यहाँ पर ये अनुकूलित कैसे है पर्यावरण के? तो देखिए, जो हमें सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है, जो हमें सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, उसका प्रयोग हम सौर ऊर्जा के रूप में करते हैं, एक टेक्निक के रूप में। ठीक है, सोलर एनर्जी के रूप में करते हैं। इसे हम बोलते हैं फोटो वोल्टेइक टेक्निक। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर जो सूर्य का जो प्रकाश है उसे किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, जो सूर्य से हम प्राप्त करते हैं या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, तो इसे किस माध्यम से हम चेंज कर देते हैं सोलर एनर्जी में? वो कर देते हैं हम फोटोवोल्टेइक के माध्यम से। ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। लेकिन जब हम पेट्रोलियम की बात करें या वन उत्पाद की बात करें, नाभिकीय विखंडन की बात करें, तो इनसे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो कुछ ना कुछ मात्रा में पर्यावरण को क्या करती है? हानि पहुंचाती है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूलित नहीं होगा। क्लियर है? इसके माध्यम से हम जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम किस में? सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल। रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2015 में भी आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सौर सेल। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोवोल्टेइक टेक्निक आप याद रखिएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ठीक है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऑप्शन देखिए, कोयला, परमाणु, पेट्रोल और सौर। कोयला जलता है तो भी प्रदूषण की समस्या होती है। परमाणु जो विखंडन होता है तो उससे भी जो एनर्जी रिलीज होती है वहाँ भी पर्यावरण को कुछ मात्रा में नुकसान होता है। पेट्रोलियम के जलने से भी पर्यावरण को हानि होती है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है उससे प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, प्रदूषण रहित होती है ये सोलर एनर्जी और ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड अलग हो गए हैं। नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला ऊर्जा, इन तीनों के ही जलने से पर्यावरण को हानि होगी और प्रदूषण होगा। ठीक है ना, लेकिन सोलर एनर्जी से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? देखिए अब जो ऑप्शन है यहाँ पे, सौर शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति,
जैव पुंज और अपशिष्ट से अर्जित, ये सभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के ही स्रोत हैं। क्लियर है, क्या है ये, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संभाव्यता किसकी है, सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन सा रहने वाला है, और सबसे बोल सकते हैं आप इसे प्रदूषण रहित कौन सा है। भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है। जो इसका आंसर है उसे हम क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौर शक्ति। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा संभाव्यता है इसमें। और इसके लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी चूँकि वहाँ पर वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी स्थापना के लिए 70% सब्सिडी भी प्रदान करनी शुरू कर दी है। ठीक है, किसने, सरकार ने, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उन्होंने कितने % सब्सिडी दे रहे हैं, वो 70% सब्सिडी दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं आपके उनको। क्लियर है, किसके लिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनकी जो संयंत्र हैं उनको स्थापित करने के लिए। ठीक है ना, सौर मिशन इसका विकास करना चाह रहा है अभी आगे तक जा कर के। और हम इसे क्या बोलते हैं, सौर शक्ति को भविष्य का ईंधन। ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है सोलर एनर्जी या सौर शक्ति या सौर ऊर्जा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ये सही है, एकदम सही कथन है ये। एक्चुअली यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो था क्या, समझिएगा थोड़ा सा। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इससे 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में। तो ऊपर की जो रेखा होती है वो कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा है उसे हम कैप्रिकॉर्न मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, मकर रेखा। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लगभग नहीं, यहाँ पर जो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में 121 देशों का समूह, कितने, 121 कंट्री, इन देशों ने मिल करके जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो चाहते हैं कि हम एनर्जी के रूप में किसका उपयोग करें, सोलर एनर्जी का उपयोग करें। तो ऐसे प्रतिबद्ध कंट्री ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। कब, 2015 में, 30 नवंबर 2015 में। ये स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान। ठीक है ना, 2015 में। तो ये तो आपका कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कथन देखते हैं। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। ये गलत है कथन, क्योंकि यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश नहीं शामिल हैं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उनके बीच में जो कंट्री हैं, लगभग 121 देश हैं, वो देश इसमें शामिल हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति जो फ्रांसवा होलांद थे उस समय पे, यूएन के जो तत्कालीन महासचिव थे, उनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। लेकिन यहाँ पे ये तो चलिए पहला कथन तो सही हो गया, 2015 में जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे जो इसका गठन हुआ था तो वहाँ पर उपस्थित थे यूएन के जो महासचिव हैं, इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और भी यहाँ पे उपस्थित थे लोग। लेकिन इसका कथन ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता अर्थात डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है। ठीक है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट अर्थात डीसीआर। ठीक है, इस पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि हम बात करें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, तो भारत को वैश्विक रूप से सबसे अग्रणी देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन आपने सुना होगा, JNNSM नाम दिया गया था, तो वो लॉन्च की गई थी और ये भी याद रखिएगा ये किससे संबंधित है आपके, तो ये सौर एनर्जी के क्षेत्र से ही संबंधित है, ये लॉन्च की गई थी। अगर हम बात करें इसके अनुसार, तो घरेलू अंश आवश्यकता अर्थात DCR, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट,
तो इसके अनुसार जो भारत में सौर परियोजनाओं के लिए जो भी सौर उपकरण और बैटरी बनती हैं उनका उपयोग किया जाना मतलब इसके तहत किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध किससे है, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। ठीक है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी तो है ही भारत, है ना। उसमें और अधिक बढ़ावा देने के लिए जो JNNSM जो योजना लॉन्च हुई थी, इसके तहत जो भी बैटरी बनेंगी, जो भी सौर सेल बनेंगे, उनका उपयोग किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन देखिए जो ISA है, अभी हमने बताया इसका गठन कब हुआ था। देखिए यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसका गठन कब हुआ था, 2015 में। ठीक है, तो ISA का गठन 2015 में हुआ था, 121 कंट्री ने इसको मिलकर किया था। लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन हुआ है वो हुआ है 2018 में। ठीक है, 3 साल बाद। कहाँ पर हुआ है ये, नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में। क्लियर है। इसका गठन कहाँ किया गया था, पेरिस में किया गया था। 121 कंट्री ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन पहला सम्मेलन 2018 नई दिल्ली में हुआ। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। पहला, आवासीय, देखिए भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिक स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र में किया जा सकता है, तो देखिए कथन नंबर 1 है, आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए जो हम गीजर वगैरह का उपयोग करते हैं, ये सोलर एनर्जी से भी चलते हैं, कुछ सिलेंडर का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सोलर एनर्जी, है ना। और सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग किया जाता है वो अभी उस दिशा में भारत जो है वो अग्रणी है। ठीक है ना, तो इसका ये पहला कथन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की पूर्ति करने के लिए, तो यहाँ पे जो लघु सिंचाई परियोजना है वहाँ भी जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा सेकंड। सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए, मतलब सड़क प्रकाश व्यवस्था का मतलब ये है कि जो रेलवे सिग्नल वगैरह हैं इन सब में इसका उपयोग होता है। दूसरा जो स्ट्रीट लाइट का यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट में, तो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी आपके इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, आपका तीसरा आंसर वो भी सही हो जाएगा। चौथा देखिए, कुछ गांव और छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए, तो देखिए बिजली की व्यवस्था, यहाँ पे बिजली तो हमें प्राप्त होती ही है, मतलब बिजली का तो उपयोग यहाँ पे करते ही हैं सोलर एनर्जी के थ्रू। लेकिन चूंकि ये कुछ गांव और छोटे नगरों में की बात कर रहा है, तो ये कॉस्टली मतलब व्यय साध्य होने के कारण इसका अभी व्यवस्था नहीं की जा सकी है। ठीक है, हालांकि इस दिशा में काम कर रही है सरकार। एक पायलट इसकी परियोजना थी, तो उस आधार पे कई परियोजनाएं भी स्टार्ट की गई हैं ताकि हम यहाँ पे जो छोटे नगर हैं, जो कुछ गांव हैं, यहाँ पे वहाँ पर बिजली की व्यवस्था हम सनलाइट के थ्रू कर सकें। लेकिन चूंकि अभी ये कॉस्टली है, इस कारण अभी इस दिशा में कोई मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, सिर्फ अभी प्रयास यहाँ पे जारी हैं। इस अकॉर्डिंग ये कथन थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना फिट नहीं होगा, गलत है ये कथन। इसलिए इसके देखिए 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है, तो देखिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये UPSC 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सॉरी 1996 का क्वेश्चन है, और अब तो इसका ये भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन है। एयरपोर्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सा हवाई पत्तन ऐसा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है वो है केरल का कोच्चि। ठीक है ना, केरला का कोच्चि एयरपोर्ट जो है वो ना सिर्फ भारत का बल्कि कहाँ का, विश्व का है, जो पूर्ण रूप से किससे संचालित है, सौर ऊर्जा से। और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP, इसने भी स्वीकृत किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2015 को जो यहाँ पे यहाँ की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी जी केरला के, उन्होंने यहाँ इस परिसर को मतलब एक प्रकार से इसका शुभारंभ किया था। यहाँ पे लगभग 12 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई के साथ। ठीक है ना, और यहाँ पे कितने पैनल लगे हुए हैं, 45,150 सोलर पैनल लगे हुए हैं। कहाँ पर,
कोच्चि एयरपोर्ट में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा विश्व का पहला एयरपोर्ट जो पूर्ण रूप से किससे, सोलर एनर्जी से संचालित है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जैव ईंधन, क्या जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। देखिए, जैव ईंधन परिस्थिति के अनुकूल होता है, बिल्कुल होता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता, पर्यावरण सेफ रहता है, तो परिस्थिति के ऑब्वियस अनुकूल ही होगा। तो यहाँ पे ये कथन तो सही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दूसरा पढ़ते हैं एक बार फिर से, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, नहीं गलत है ये, क्योंकि जो जैव ईंधन है वो कॉस्टली नहीं होता है। ठीक है ना, इस पे कोई लागत ज़्यादा नहीं यूज होती है। इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है बी ऑप्शन, क्योंकि वो लागत प्रभावी नहीं होता। थर्ड देख लेते हैं, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हम इसे जो ऊर्जा अन्य ऊर्जा के विकल्प के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैव ईंधन मक्का से बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सब की तुलना में अगर हम बात करें तो जो जैव ईंधन है वो लागत तो ज़्यादा नहीं होती, इसकी कॉस्टली नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, मक्का से भी बनता है, इसके अलावा जेट्रोफा से भी बनता है। यहाँ पे आप इसे याद ही कर लीजिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव ईंधन किससे बनता है। तो देखिए, मक्का तो ऑप्शन है ही है आपके, मक्का से भी बनता है ये। इसके अलावा करंज, करंज से भी बनता है। दूसरा नीम, नीम से भी जैव ईंधन बनता है। ठीक है ना, इसके अलावा महुआ, महुआ, और एक तो बायोडीजल कहलाता ही है पौधा, कौन सा, जेट्रोफा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जेट्रोफा से भी जैव ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो इतनी आपको यहाँ पे ये बातें याद रखना है। क्लियर है, तो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। अभी देखिए बायोडीजल का उपयोग हुआ, तो बायोडीजल के रूप में कपास का उपयोग नहीं करते हैं, गन्ने का उपयोग नहीं करते, आलू का उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा पुष्पीय पौधा है, इसकी प्रजाति है। ठीक है, फूलों की, और ये सूखे विनाशकारी कीटों के प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ये एक प्रकार से जब ऐसे बीज उत्पन्न करते हैं, लगभग उसमें 40% तक तेल निकलता है। जेट्रोफा के जो बीज होते हैं ना, जैसे करंज के जो बीज होते हैं, उसी प्रकार जो जेट्रोफा के बीज होते हैं, इसमें लगभग 40% तक क्या होता है, तेल होता है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, डीजल इंजनों के रूप में किया जाता है। क्लियर है, तो सबसे ज़्यादा जो वो है बायोडीजल की फसल है वो कौन सी है, जेट्रोफा। इसके अलावा कौन से उपयोग किए जाते हैं जैव ईंधन के रूप में, महुआ, करंज, मक्का, नीम। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेट्रोफा, मक्का, पौंगामिया और सूरजमुखी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मक्का। ठीक है, मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, और जेट्रोफा, पौंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है। तो ये तीनों भी आपको याद रखना है कि बायोडीजल के रूप में की जाती है, किसकी, इन सब की खेती बायोडीजल के रूप में की जाती है। ठीक है, और मक्के से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय मतलब सस्टेनेबल हल में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, या कौन से कथन सही है। देखिए इसमें पहला नंबर कथन देखिए, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी, इसका उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका बायोमास गैसीकरण है वो होता क्या है, ये एक प्रक्रिया होती है। बायोमास गैसीकरण या जीव भार गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा जो ठोस बायोमास है, ठोस बायोमास है, उन सब का जो परिवर्तन है वो किसके रूप में कर दिया जाता है, रूपांतरण दहन करने योग्य गैस मिश्रण के रूप में। ठीक है, तो बायोमास गैसीकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का
जलने योग्य गैसों के मिश्रण के रूप में रूपांतरण कर दिया जाता है, वो जीवभार गैसीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थ जैसे धान की भूसी, मूंगफली का छिलका, नारियल का आवरण, इन सब का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई जो गैस हैं उनका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जो आपका कथन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। सेकंड कथन पढ़ते हैं। जीवभार गैसीकरण अर्थात बायोमास गैसीकरण प्रक्रिया द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल, देखिए यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। देखिए अगर यहाँ पे पूछता क्वेश्चन कि जलित ज्वलनशील गैसों में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है तो बिल्कुल सही होता है ये कथन, लेकिन चूंकि केवल दिया हुआ है तो सिर्फ इन दो गैसों का उपयोग नहीं होता। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा CH4 अर्थात मीथेन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये जो कथन है आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। यहाँ पर ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका उपयोग सिर्फ ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि जो इनसे गैस बनती है उसका उपयोग बिजली पैदा करने के साथ साथ, जो बिजली पैदा करने के लिए जो जनरेटर जैसे कुछ संयंत्र डिज़ाइन किए जाते हैं उनमें अंतर्दहन इंजन के रूप में होता है। ठीक है ना, जो जनरेटर होते हैं उसमें अंतर्दहन इंजन ही तो होता है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो जहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं, इसका किसका, बायो गैसीकरण के द्वारा जो भी बिजली बनती है उसका उपयोग किया जाता है, तो वो सिर्फ आपका अंतर्दहन इंजनों वो सिर्फ आपका सीधे ही उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि वो किसमें, अंतर्दहन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न करने में कर सकते हैं इनका गैसों का उपयोग, और भी कई जैविक क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये UPSC 2012 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सिर्फ एक, तो ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है। देखिए यहाँ पे कथन देखिए, कथन नंबर 1 है, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। देखिए प्राकृतिक रूप से भारत में उगता है, और कौन से अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में उगता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें पोंगामिया पिनाटा की, तो जो इनके बीज होते हैं उसमें लिपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लिपिड। ठीक है, और उस लिपिड में आधे से ज़्यादा ऑलिक अम्ल होता है, और इसी कारण जो जेट्रोफा, जैसे जेट्रोफा होता है, जो जेट्रोफा के अलावा इसका भी उपयोग, किसका, ऑलिक अम्ल का भी उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑलिक अम्ल का, एसिड का उपयोग डीजल के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो कथन 1 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे जो लिपिड अंश है वो ज़्यादा होता है, और इसमें क्या है, लगभग आधी से ज़्यादा मात्रा में ऑलिक अम्ल होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, भारत के अधिकांश शुष्कीय क्षेत्रों में। UPSC 2010 का क्वेश्चन है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इसलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। मतलब यहाँ पे जितने ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा कम प्रदूषण की संभाविता किसमें होती है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो हाइड्रोजन है वो हवा में जब भी जलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब भी हवा में जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है, मिल करके वो पानी का निर्माण करती है, H2O का निर्माण करती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, H2O का निर्माण करती है। और जब ये H2O का निर्माण होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी हाइड्रोजन की, तो जल करके ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, इस कारण से इसको प्रदूषण रहित एक उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो उत्पादन है वो जल के तापीकरण के द्वारा, इसके अलावा प्रकाश के अपघटन के द्वारा और विद्युत अपघटन के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या, जब वो जल का निर्माण करती है जलते हुए, तो इसमें पर्यावरण जो एनर्जी रिलीज होती है उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता या बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। इसके अलावा डीजल के जलने, कोयला के जलने या मिट्टी के तेल के जलने से जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस की मात्रा रिलीज होती है। ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैस का भी कार्य करते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आ गया है, रिपीटेड है ये, मेंस 2015 यूपीपीसीएस का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। कारण क्या है इसका कि जब भी ये हवा में जलती है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है और H2O का निर्माण करती है। इस H2O के निर्माण के दौरान यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, और एनर्जी काफ़ी मात्रा में रिलीज होती है, लगभग 150 किलो जूल प्रति ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में कितना? 150 किलो जूल, ठीक है। तो इतनी एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ ही क्या है, पर्यावरण को कम मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हम प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में इसे जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ईंधन में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 का, कंटिन्यू हर 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है कौन? हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? देखिए हरित ईंधन का स्रोत, एथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है और इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी का उपयोग हरित ईंधन, ऐसा बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे प्लांट्स का नाम दे दिया है तो यहाँ पे हरित ईंधन उसका होगा। हरित ईंधन के रूप में किसे जानते हैं हम, किसका उपयोग करते हैं? एथिल अल्कोहल का। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का प्रयोग जो करते हैं वो किसके रूप में करते हैं हम? हरित ईंधन के रूप में करते हैं। और जो एथेनॉल है हम जो प्राप्त होता है हमें, वो किससे प्राप्त होता है? जितने भी जिसमें शक्करमय पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज होता है, जैसे गन्ने की शक्कर हो गई ग्लूकोज, शोरा, महुए का फूल, है ना, या फिर स्टार्च में जितने भी पदार्थ हो गए, तो इन सब से प्राप्त होता है। तो चूंकि यहाँ पर कोई, अब देखिए जो हरित ईंधन है एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल, उसे किससे प्राप्त किया जाता है? या तो वो शक्करमय पदार्थ हों जैसे ग्लूकोज जिसमें प्राप्त होती है गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, शोरा, महुआ, ठीक है, तो इन सब से प्राप्त होता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन की प्रोसेस, चाहे वो अंगूर के थ्रू फर्मेंटेशन हो, किण्वीकरण जिसे हम कहते हैं, या पाइन में हो, या करंज का हो, या फर्न का हो, ठीक है, इन सभी के द्वारा जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया के द्वारा एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है और उसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? हरित ईंधन के रूप में करते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए पाइन भी है, करंज भी है और फर्न भी है, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें राइट आंसर तीनों ही हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है हरित ईंधन एथिल अल्कोहल अथवा एथेनॉल, ठीक है ना, अथवा एथेनॉल। तो ये याद रखना है किससे प्राप्त होता है? ग्लूकोज वाले जो इतने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे वो गन्ना हो, शोरा हो, या फिर महुआ हो, अंगूर हो, इसके अलावा जितने भी फर्मेंटेशन प्रक्रिया हो जाएंगी उनके द्वारा हम इसका उपयोग एथेनॉल का हरित ईंधन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल सेल या जैव ईंधन जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन नंबर 1 देखिए, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल्स उप उत्पाद, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करते हैं। मतलब ये है कि यदि हम हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करेंगे, ठीक है, फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है और यहाँ पे कंब्यूशन नहीं होता, ठीक है, दहन नहीं होता है, यहाँ पे एक विद्युत का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से, ठीक है। यदि हम यहाँ पे हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन और इसके मतलब इसका उपयोग ईंधन के रूप में करेंगे तो यहाँ पे उप उत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा? जल का उत्पादन करता है, जल के साथ साथ जो विद्युत धारा है, जो ऊष्मा है, इनका भी उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ऑप्शन जो आपका कथन नंबर 1 है वो क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कथन नंबर 2 देखते हैं, फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया ही जा सकता है किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी डिवाइसेस के लिए नहीं। देखिए तो यहाँ पर ये कथन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनका उपयोग लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी जो डिवाइसेस हैं उनमें भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कथन गलत है। तीसरा देखते हैं, फ्यूल सेल पर प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेट करंट के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल सेल्स हैं वो डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं, डीसी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ए नंबर सही है, मतलब पहला कथन सही है। तो ऑप्शन देखिए, इसका जो ऑप्शन ए है वो एकदम राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो कथन नंबर 1 देखिए, कथन 1 है शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। तो यहाँ पर ये कथन क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये महाद्वीपों पर भी इसका जो उत्पादन है वो संभव है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो हाई लेवल की जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी आवश्यकता होती है। उसी के आधार पे हम बायो डीजल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, शैवाल का उपयोग करके। तो यहाँ पे एकदम सही होगा दूसरा कथन। तीसरा देखते हैं, आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब यहाँ पर जो उच्च स्तर की जो विशेषज्ञता है उसकी तो आवश्यकता होती ही है, साथ ही नए नए ज्ञान की भी, अनुभव की भी आवश्यकता होती है। और अगर हम निवेश की बात करें तो जिनका निवेश बहुत ही दुर्बल है, इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, विकासशील या डेवलपिंग कंट्री है, इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन वहाँ पे करना कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधा की भी आवश्यकता होगी, वहाँ पे अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक निवेश, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, आर्थिक रूप से वो क्या होगा, व्यवहार होना चाहिए उसे, सशक्त होना चाहिए उसे। ठीक है, तो इन सब की सुविधाओं के चलते इसकी स्थापना से क्या होगा, समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, समाज पर प्रतिकूल रूप से ये प्रभावित हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। तो देखिए, पहला कथन गलत था, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर है, केवल 2 और 3। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।